गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरह से काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस फ्यूल पे चलता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत पावर प्लांट के बारे में जान लेते हैं। पावर प्लांट क्या होता है? तो पावर प्लांट जो है वो थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, इस तरह के कुछ पावर प्लांट्स होते हैं। पावर प्लांट में मुख्य रूप से बिजली पैदा की जाती है। तो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस तरह से बिजली पैदा की जाती है, क्योंकि दोनों में ही स्टीम की मदद से बिजली पैदा की जाती है, इसीलिए मैं इन दोनों के बारे में ही बात करूँगा। तो दोनों ही पावर प्लांट में बॉयलर लगाए जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल जो होता है वो कोयला होता है, कोल को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। कोल की मदद से हम लोग बॉयलर में स्टीम पैदा करते हैं और उस स्टीम से जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे कि बिजली पैदा होती है या बिजली बनती है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। उस न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और उस न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से जो हीट एनर्जी बनती है, उस हीट एनर्जी से हम लोग जो है स्टीम तैयार करते हैं और उस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है। बस डिफरेंस इतना ही होता है कि थर्मल पावर प्लांट में कोल फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम को हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में कंबशन प्रोसेस के थ्रू जो है हीट एनर्जी पैदा होती है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से जो है हीट एनर्जी पैदा होती है। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन को समझने के लिए मैं न्यूक्लियर फ्यूजन पे जल्द ही 2 से 3 दिन में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन कैसा क्या होता है, उसमें रिएक्शन किस तरह से होते हैं और हीट एनर्जी किस तरह से बनती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं फिर भी न्यूक्लियर फ्यूजन को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे पहले मतलब होता है कि 2 पार्ट में बांट देना। किसी भी चीज़ को 2 पार्ट में बांट देना, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? फ्यूजन। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये हमारा 92 है, 235 दिया है यहाँ पे, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इससे हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या निकलेगा? 235 माइनस 92, ये हो गया 3, ये हो गया 13 में से हमारा 9 जब माइनस होगा तो इधर 4 आएगा, इधर 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में जो है काफ़ी डिफरेंस है। जब इतना ज़्यादा डिफरेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में होगा, दैट्स मीन्स ये एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल होगा। क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी अनस्टेबिलिटी का क्या करते हैं, एडवांटेज लेते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर में ये जो न्यूक्लियर कोर होता है, यहाँ पे इस यूरेनियम फ्यूल को रखा जाता है और उस पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है। जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग होती है तो क्या होगा कि ये एटम जो है और 2 भाग में स्प्लिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब ये 2 भाग में स्प्लिट होगा तो एनर्जी बनेगी और कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे। और फिर उसी न्यूट्रॉन्स को यूज करके हम लोग और ज़्यादा डिवीजन करेंगे एटम में, और इस तरह से एक चैन रिएक्शन बनेगा जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी और उस एनर्जी का उपयोग करके, यूज करके उस हीट एनर्जी को हम लोग जो है उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टीम बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत शॉर्ट में समझा।
अब हम लोग ये देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो कोर है। कोर का मतलब सेंटर, जैसे अर्थ का कोर होता है उसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर का ये कोर है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्यूल रॉड्स है, यूरेनियम के फ्यूल रॉड्स दिए गए हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट के लिए स्टेनलेस स्टील के कवर में इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर जर्मेनियम वगैरह की भी कोटिंग की जाती है। उसके बाद उसको कोर में रख करके हम लोग उसके आसपास जो है ये मॉडरेटर होते हैं। ठीक है, ये मॉडरेटर क्यों होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो चेन रिएक्शन होता है वो चेन रिएक्शन जो है अनकंट्रोल ना हो जाए, वो न्यूट्रॉन की जो स्पीड है वो लिमिट में रहे, चेन रिएक्शन जो वो भी लिमिट में रहे, इसलिए जो है ये मॉडरेटर डाले जाते हैं। उसके बाद हम लोग ये रिफ्लेक्टर्स देख रहे हैं, रिफ्लेक्टर्स। तो ये रिफ्लेक्टर क्यों लगे होते हैं, तो न्यूट्रॉन जो है उसकी कमी ना हो जाए, न्यूट्रॉन जो है ये कोर को छोड़ के बाहर ना चले आए, तो इस न्यूट्रॉन्स को जो है जो कि अंदर में है, जो कि बम्बार्डिंग कर रहे हैं, उन न्यूट्रॉन को अंदर कोर के ही रखने के लिए ये रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। क्या होता है चारों तरफ से कि जब न्यूट्रॉन बाहर आने की कोशिश करते हैं, ये रिफ्लेक्टर जो है न्यूट्रॉन को वापस से अंदर ढकेल देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये कंट्रोल शील्ड को। ठीक है, ये कंट्रोल शील्ड क्या करता है, जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें से जो रेडिएशन जनरेट होता है, उस रेडिएशन को जो आसपास काम कर रहे लोग होते हैं उन तक पहुंचने से रोकता है। साथ ही साथ ये कंट्रोल शील्ड इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है सपोर्ट करने के भी मदद करता है, डैमेज होने से रोकता है। अब ये कूलेंट लगा हुआ है, यहाँ से कूलेंट की एंट्री होती है, यहाँ से कूलेंट बाहर आते हैं। तो कूलेंट गैस जो सबसे सस्ता कूलेंट गैस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, तो हम लोग जो है उसको अंदर भेजेंगे और वो क्या करेगा, जो अंदर में हीट बन रहा है उसको एब्जॉर्ब करके उसको बाहर लेते चला जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हीट तो हमें चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो क्या होगा, डैमेज हो सकता है। तो वो हीट जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, तो उसके लिए हीट एक्सचेंजर लगा दिया गया है। यहाँ से कूलेंट एंटर की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, और फिर इधर से उसे निकाल दिया जा रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने साथ हीट को कैरी करके बाहर ढकेल दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, और ये उसके कुछ पार्ट्स हैं। तो इसे आप लोग क्या करें कि वीडियो को पॉज करके इसे उतार लें। उसके बाद मैं आपको जो मेन पार्ट्स है उसको नंबर वाइज जो है आपको लिख करके दूंगा। पहले आप ये उतार लें। फिगर उतारने के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है हमें कि एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिएक्टर विथ फिगर, तो हम लोग वो फिगर ड्रॉ कर लिया, हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उसके मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मेन पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या होगा, तो रिएक्टर कोर हो जाएगा। जो फ्यूजन होता है, रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो रिएक्टर कोर में होता है। सेकेंड वन क्या हो जाएगा, मॉडरेटर, जो कि फ्यूल के साथ लगा होता है। मैंने बताया था कि रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल ना हो जाए, उसके लिए मॉडरेटर लगाया गया होता है। थर्ड वन रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मैंने क्या बताया था कि न्यूट्रॉन जो है वो कोर में बना रहे, कोर से बाहर न चला आए, इसीलिए रिफ्लेक्टर लगा होता है। फोर्थ वन इज शील्डिंग। शील्डिंग हम लोग देते हैं। शील्डिंग क्यों देते हैं, तो रेडिएशन जो है जो कि कोर के अंदर बन रहा है वो बाहर ना चला आए। उसके अलावा हीट एक्सचेंजर, अंदर का टेम्परेचर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए। उसके अलावा
मेजरिंग सिस्टम की मदद से क्या किया जाता है, अंदर का तापमान वगैरह जो है, अंदर प्रेशर क्या बन रहा है, वो सबको हम लोग इसकी मदद से नाप सकते हैं, है ना। और न्यूक्लियर फ्यूल, जो कि ऐसे एलिमेंट को न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में लिया जाता है जो कि हाईली अनस्टेबल हो, है ना। अब हाईली अनस्टेबल कैसे होगा वो भी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो दैट्स मीन्स वो एलिमेंट हाईली अनस्टेबल होगा। तो यूरेनियम जो है वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो यूरेनियम को एज ए फ्यूल लिया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल। एंड लास्ट वन इज कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, तो मॉडरेटर से तो हम लोग अंदर का रिएक्शन कंट्रोल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अंदर में प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो सब जिस चीज़ों के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है उन्हें हम लोग कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर में लाते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का स्ट्रक्चर और उसके जो मेन पार्ट्स है उसको हम लोग जान पाए हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।